हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित सुक्ता। हम अपना फेडरलिज्म वाला टॉपिक कर रहे थे, तो उसमें मैंने बोला था, मैंने उस 2 पार्ट ऑलरेडी डाल दिए हैं। ये तीसरा पार्ट और लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग जो बचे हुए कुछ उसमें चीजें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, टॉपिक 15 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही सब लिख रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय जो संघवाद है उसका उद्विकास कैसे हुआ। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरल पॉलिटी या इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म भी लिख सकते हैं। एंड 2 टायर गवर्नेंस क्यों आवश्यक है, वाई 2 टायर गवर्नेंस या 3 टायर गवर्नेंस इज रिक्वायर्ड। आप क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग इस 2 टायर को 3 टायर भी बना सकते हैं। तो उसमें जैसे हमने यहाँ पे 2 सर्कल बनाए हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें लोकल सेल्फ गवर्नेंस भी जोड़ा जा सकता है। मैंने इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि मैंने अलग से उसको लोकल सेल्फ गवर्नेंस को दिखा दिया है। एक तो हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे कि क्यों हमें 2 टायर गवर्नेंस चाहिए या फेडरल पॉलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। तीसरा हम पढ़ेंगे कि पिलर्स ऑफ ग्रासरूट लेवल डेवलपमेंट, जो जमीनी स्तर पे जो विकास होता है तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस कैसे काम करता है उसके बारे में देखेंगे। और सबसे लास्ट में कि हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या है। हमने इश्यूज देख लिए और हमने स्टेप्स देख लिए, इंपॉर्टेंस देख लिया, फिर हमारे पास लास्ट में क्या बचता है कि हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक, आइए शुरू करते हैं। पहली चीज, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद का उद्विकास कैसे हुआ, ये कैसे चरण दर चरण आगे बढ़ता है। तो समझे 1947 से 67 तक हम देखते हैं कि सेंट्रल स्टेट में ज्यादातर जगह कांग्रेस की ही सरकारें हैं। तो जब कांग्रेस की सरकारें हैं तो जो केंद्र में सरकार बैठी है वो डिक्टेट करती है स्टेट्स को। तो जब हर चीज में सेंट्रल ही डिक्टेट करे उस फेडरलिज्म को क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म। तो जब आप ये कहेंगे कि सर जब हर चीज को सेंट्रल ही डिक्टेट कर रहा है तो किस बात का फेडरलिज्म, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो पहले से भी थे लेकिन प्रैक्टिकल फेडरलिज्म नहीं था। प्रैक्टिकली जो था वो क्या था, सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म, यानी हर चीज में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करता है स्टेट्स को। हालांकि वो उस समय की कुछ बहुत आवश्यकता भी थी, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो स्टेट्स होते हैं वो फ्रेगमेंटेड पॉलिटी भी यकीन करते हैं और रीजनल पॉलिटिक्स जो होती है वो कई बार नेशनल इश्यूज को भी सबसाइड कर देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब हम आजादी हमको मिली थी, गुलामी से हम जस्ट निकले थे, तो हमारे लिए रिक्वायरमेंट था कि हम थोड़ा सेंट्रलाइज्ड अप्रोच ले ताकि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो फास्ट तरीके से हो सके। तो पहले 1947 से 67 तक हमारी जो अप्रोच रहती है उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म। सेकंड आता है 1967 से 90 तक का समय। अब क्या होता है कि कुछ राज्यों में कांग्रेस के अलावा दूसरी सरकारें बनने लगी, तो फिर सेंटर और स्टेट के बीच में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म। हर चीज के लिए सेंटर और स्टेट में टसल हो रही है, उस फेडरलिज्म को बोलते हैं कॉन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म। फिर 1990 से 2014 हम देखते हैं 1991 के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं तो उसने ना केवल हमारे पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे चेंज लाया, बल्कि हमारी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं, है ना, जो पॉलिटिकल हमारा जो दायरा है उसमें भी चेंजेस हुए। तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है जानने के लिए पहला वीडियो जो है हमने डेफिनेशन वहां बता रखी है, उसको आप देखिए। फिर 1990 से 2014 तक रहता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहां पे सेंटर और स्टेट एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि नेशनल इंटरेस्ट को पैरामाउंट रखा जाए, नेशनल इंटरेस्ट को या सिटीजन की इंपॉर्टेंस को पैरामाउंट रखा जाए। उसके बाद हम देखते हैं 2014 से 2024, इसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह नीति कमीशन आता है, और नीति कमीशन ना केवल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बल्कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देता है। ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है, जहां पे वर्टिकल लेवल पे सेंटर और स्टेट आपस में compete करते हैं। किस लेवल पे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लेवल पे, स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन के लेवल पे, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लेवल पे। जैसे आपने देखा होगा गुजरात समिट होता है, यूपी का ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होता है, महाराष्ट्र का ऐसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है। तो सारे स्टेट एक दूसरे से compete कर रहे हैं फॉर व्हाट, टू गेट एंड अट्रैक्ट मोर एंड मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और अलग अलग लेवल पे पॉलिसीज ला रहे हैं। तो नीति आयोग ने क्या किया है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के द्वारा उसने कंपटीशन बढ़ा दिया है सेंटर और स्टेट में। फिर जो पिछड़े हुए जिले थे उनके लिए मोदी जी ने शुरू किया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। पिछले वाले बजट में उसके लिए आया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, फिर इनमें भी रैंक आती है कि कौन फर्स्ट में है कौन सेकंड में है। तो ना केवल वर्टिकल लेवल पे बल्कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी कंपटीशन होता है, और ये हेल्दी कंपटीशन होता है। किस लिए होता है, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिले, ताकि हम बेहतर पॉलिसीज बनाएं, हम बेहतर इंप्लीमेंटेशन करें। तो हमको फिर फाइनेंस कमीशन के जो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला देखा था उसका बेनिफिट भी मिल सकता है। तो इस तरीके से
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को इनकॉर्पोरेट किया नीति कमीशन ने। तो 2014 से 2024 तक का जो समय है वो कोऑपरेटिव प्लस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का टाइम है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द फेडरलिज्म? फ्यूचर क्या है? क्रिएटिव फेडरलिज्म। ये टेक्नोलॉजी का जमाना होगा, तो जहां टेक्नोलॉजी होगी, जहां क्रिएटिविटी होगी, जहां इनोवेशन होगा, वहां फेडरलिज्म ज्यादा फ्लोरिश करेगा। तो क्रिएटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव तो रहने ही रहना है। कोलैबोरेटिव अप्रोच, जो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच थी उसके जगह डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच होने चाहिए। जहां पे कंट्रोल्ड अप्रोच है वहां से कोलैबोरेशन अप्रोच होनी चाहिए कि हर चीज को सेंटर डिक्टेट ना करे, बल्कि को प्रोडक्शन ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज हो। जैसे नेशनल, सब नेशनल्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे आपका एनजीओ हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया, ये सब मिलके पब्लिक पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करे, तो इसको बोलते हैं को प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। थी वो कैसे हो सकता है? जब क्रिएटिव फेडरलिज्म हो, जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, कोलैबोरेटिव हो और कंस्ट्रक्टिव हो। तो जब साथ में आए तो किसी अच्छे विजन, पॉजिटिव इंटेंट के साथ में आए, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव फेडरलिज्म। तो जो हमारा फ्यूचर है फेडरलिज्म का वो क्या है? क्रिएटिव है, कोऑपरेटिव है, कोलैबोरेटिव और कंस्ट्रक्टिव फेडरलिज्म है। तो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ द फेडरलिज्म। अगर फेडरलिज्म पे कोई क्वेश्चन आता है तो एक सिंपल इंट्रो लिखने के बाद आप इस इवोल्यूशन को भी दिखा सकते हैं। या इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कि पहले के संघवाद और आज के संघवाद में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चीजें बताएं, तो इंट्रो के बाद आपका ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा बात है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरल पॉलिटी क्या है, 2 टियर गवर्नेंस है, 3 टियर गवर्नेंस क्या चाहिए। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है वो कौन से ऑब्लिगेशन फुलफिल करती है, जो स्टेट लेवल पे होती है, सब नेशनल लेवल पे होती है, वो कौन से ऑब्लिगेशन फुलफिल करती है। अगर सिर्फ हमें इतना ही पता है तो इससे हमारा उनका इंपॉर्टेंस वाला चीज क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या किया? इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरल पॉलिटी ऑब्लिक 2 टियर गवर्नेंस। तो देखिए, यह हमने ऊपर सेंटर बनाया, नीचे हमने स्टेट बनाया। सेंटर क्या करता है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सेंटर इंश्योर करता है देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्री एट इंटरनेशनल स्टेज। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व। आपने देखा होगा मोदी जी और हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो एक प्रमुख वक्ता के तौर पे भारत का पक्ष विदेशों में जाके इंपॉर्टेंट फोरम में जाके रखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्री ऑब्लिक नेशन या इंडिया इन इंटरनेशनल स्टेज, ये हो गया। थर्ड, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जैसे अब यूपी गवर्नमेंट एमपी के लोगों का ख्याल नहीं रखेगी, एमपी वाली बिहार का ख्याल नहीं रखेगी, तो देश के सभी लोगों के एस्पिरेशन, सारे सेक्शन के जो एस्पिरेशन है उनको फुलफिल करने के लिए क्या होना चाहिए? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसमें उसके एम्बिट में आ जाए। नेशनल सिक्योरिटी, जो पुलिस होगी वो तो राज्य के स्तर पर रहेगी, तो राष्ट्र की सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी कौन इंश्योर करेगा? नेशनल सिक्योरिटी या इंटरनल सिक्योरिटी कौन इंश्योर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। एस्पिरेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैसे हमने क्या कहा कि जो स्टेट्स का जो सोचने का दायरा होता है वो अपने स्टेट तक सीमित होता है, तो लिमिटेड हो जाता है। तो ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए जो इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, तो ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना। तो एस्पिरेशन ऑफ ऑल सेक्शंस आर कैटर्ड, ये हो गया सेंटर के काम, इसलिए हमको सेंटर भी चाहिए। स्टेट क्या करता है? रीजनल ऑटोनॉमी, है ना। जो राज्य होता है तो वो वहां पे रीजनल ऑटोनॉमी होती, जितनी ऑटोनॉमी होगी वो उतना ही स्वच्छंद तरीके से अपने लिए नीतियां बना सकता है। फ्रॉम वन साइज फिट्स ऑल टू टेलर मेड अप्रोच। हर राज्य के लिए आप एक नियम नहीं बना सकते हैं, इसलिए टेलर मेड अप्रोच चाहिए। तो हमें जब टेलर मेड अप्रोच देनी है तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देना पड़ेगा ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी दैट इज ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी स्टेट के थ्रू मिलेगी। फिर रीजनल एस्पिरेशन, है ना। हर क्षेत्र के अपने रिसोर्सेज, अपने चैलेंजेस, अपने ह्यूमन रिसोर्स, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उनके अपने रीजनल एस्पिरेशन होंगे, तो रीजनल एस्पिरेशन भी हमें स्टेट के थ्रू पूरा होगा। क्लोजर टू ग्रास रूट लेवल। सेंटर वाले तो दिल्ली में बैठे हैं, जो ग्रास रूट पे जनता से कनेक्टेड है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के रूप में। लोकल सेल्फ गवर्नेंस किसका हिस्सा है? स्टेट लिस्ट का हिस्सा है ना। तो आप देखोगे कि ग्रास रूट लेवल पे जो कनेक्ट होता है वो भी स्टेट के माध्यम से ही होता है। फिर इंडिजिनस सॉल्यूशन, कहते हैं ना, थिंक ग्लोबली डू लोकली। आप सोच तो वैश्विक रखो लेकिन उसको इंप्लीमेंट स्थानीय स्तर पे करो। तो जो इंडिजिनस सॉल्यूशन होंगे वो आपके लोकल के रिसोर्सेज और लोकल जो ह्यूमन रिसोर्स है उससे से फुलफिल हो जाएंगे, तो आपका एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा। तो इंडिजिनस सॉल्यूशन हो गया। और हायर अप्रोचेबिलिटी, है ना। ज्यादा से ज्यादा जनता से मास कनेक्ट होता है तो यहाँ से हायर अप्रोचेबिलिटी आ जाती है। इस तरीके से हमने देखा कि सेंटर भी हमें ये काम करता है, इसलिए सेंटर आवश्यक है। स्टेट के थ्रू ये सब काम होते हैं, इसलिए स्टेट आवश्यक है। तो ये आप इसकी इंपॉर्टेंस में दिखा सकते हो कि क्यों हमको फेडरल पॉलिटी या फेडरलिज्म चाहिए। ये हमने 2 अभी तक पॉइंट देखे। तीसरा आता है कि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी या ग्रास रूट लेवल पे लोगों को एम्पावर करने के लिए क्या क्या प्रोविजन किया गया है। तो पिलर्स ऑफ ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट क्या होते हैं? तो देखिए, एक तो ग्राम सभा क्या करती है। ग्राम सभा जो है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन है,
है कि नहीं। जैसे हमने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने लोकल सेल्फ गवर्नेंस को भारत में सही तरीके से इंप्लीमेंट किया। तो अब जो डेमोक्रेसी है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम आना चाहिए, बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे लीडर इमर्ज होना चाहिए। तो आपने देखा होगा अच्छा लीडर वही होता है जो ग्रास रूट लेवल से जाए उठ के, क्योंकि वो लोगों की छोटी छोटी बारीकियों को भी जानता है, उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जानता है। तो अगर हमें अच्छे नेता बनाने हैं, हमें लोकतंत्र को जीवित रखना है, तो लोग ज्यादातर आबादी गांव में जीवित रहती है, तो गांव में कोई ना कोई ऐसी इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत जो है, ग्राम सभा है, वो वही कॉन्सेप्ट है ना। तो ग्राम सभा क्या कर रही है? पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। ये नहीं पहले पावर सेंट्रलाइज थी, वो डिसेंट्रलाइज होके कहां पे आई? स्टेट के पास आई, और स्टेट से डिसेंट्रलाइज होकर कहां पे जो पहुंच गई? वो लोकल लेवल पे चली गई। तो डिसेंट्रलाइज्ड या पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। सेकंड, लोकल एंड यूनिक सॉल्यूशन। जैसे हर पंचायत के अपने रिसोर्सेज अलग होंगे, इनके एस्पिरेशंस अलग होंगे, तो जाहिर सी बात है उनके सॉल्यूशन भी यूनिक होंगे। थर्ड, टारगेट बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। हर जो पंचायत होती है वो चूंकि ग्रास रूट लेवल पर जनता से कनेक्ट होती है, तो वो टारगेटेड वे में बेनिफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है बेनिफिशियरी तक। फोर्थ, सोशल ऑडिट होता है। तो ग्राम पंचायत जो भी काम करती है उनका सोशल ऑडिट होता है। तो जब सोशल ऑडिट कौन करता है? ग्राम पंचायत के लोग ही करते हैं, है ना। तो इससे क्या हो गया? क्लोज विजिलेंस हो गया और करप्शन के चांसेस कम हो गए। ठीक। इसके अलावा प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग। जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नेंस होता है वो गांव के ही लोगों को एक साथ मिलकर काम करने का एक प्लेटफॉर्म देता है। दूसरा, टूल फॉर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर। ये सामाजिक आर्थिक विकास का एक प्रयोगशाला है। गांव के देखिए, चाहे आप बजट देखिए, कोई भी बड़ी लेवल का पॉलिसी फॉर्मुलेशन देखेंगे तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? गांव से लेवल की होगी। तो गांव की जो सबसे छोटी बॉडी होगी वहां से एस्टिमेट्स मांगे जाएंगे, फिर वो तहसील लेवल पे जाके उनको क्या किया जाएगा? उनको मतलब कलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके वो क्या होगा? फाइनलाइज होगा। तो गांव लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे, ग्राम पंचायत के लेवल पे एस्टिमेट्स आए, और ब्लॉक लेवल पे उनको रिवीजन किया गया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके फाइनलाइजेशन हो गया। फिर यहां से वो जाएगा मिनिस्ट्री के पास में, कंसर्न मिनिस्ट्री के पास में, कंसर्न मिनिस्ट्री जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास में। तो इवन बजट एक बहुत जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसकी शुरुआत भी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से नहीं, बल्कि गांव का जो सरकार का सबसे छोटा जो कार्यालय है वहां के एस्टिमेट्स के द्वारा होती है। तो आप देखोगे कि बजट फॉर्मुलेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बॉडी होती है ना। तो हमने देखा कि टूल फॉर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब जैसे आप देखते हो ग्राम पंचायत, तो गांव में ही अगर ग्राम पंचायत के थ्रू बहुत सारे डिस्प्यूट्स का रिड्रेसल मिल जाएगा, तो इंसान फिर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर क्यों काटेगा? तो फिर ये हमारा जो जस्टिस होगा वो कैसा हो जाएगा? वो हमारा अफोर्डेबल हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा, स्पीडी जस्टिस हो जाएगा, जस्टिस टू ऑल हो जाएगा, है ना। तो अगर ये भी इंश्योर करना है तो हमें ग्राम पंचायत चाहिए, है ना, या ग्राम न्यायालय चाहिए। ग्राम न्यायालय, ठीक। तो इससे आएगा का कल तक जो लोग बस बेनिफिशियरीज बन रहे थे, अब जब लोकल सेल्फ गवर्नेंस आएगा तो पार्टिसिपेंट्स हो गए। तो इसने किया क्या? फ्रॉम पैसिव बेनिफिशियरीज टू एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। जो कल तक पैसिव बेनिफिशियरीज थे अब वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन चुके हैं, वो को प्रोड्यूसर ऑफ द पॉलिसीज बन चुके हैं। फिर आता है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड हमारे पास पॉइंट होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि लिखते लिखते हमारे पास पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। वे फॉरवर्ड के लिए या तो हम इन्हीं को रिपीट कर देते हैं या फिर हम कुछ करते ही नहीं है, या बहुत ही जेनरिक पॉइंट्स लिख देते हैं, उससे अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? संवाद, समन्वय, समाधान अप्रोच। आप डायलॉग करें, निगोशिएशन करें और एक्शन दें। जो हमने डीएनए अप्रोच देखा था ना, तो कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास पॉइंट ना हो तो उन्हीं पॉइंट को डिफरेंट एंगल से उनको हमें मतलब एक्सप्रेस करना चाहिए, ताकि रिपीटेशन भी ना लगे, और रिपीटेशन एक्चुअली हो जाता है। तो संवाद, समन्वय, समाधान अप्रोच। आप संवाद करें, फिर सारे स्टेक होल्डर्स मिलके काम करें तो समन्वय हो गया, और सोल्यूशन में पहुंच जाए, समाधान हो गया। नेक्स्ट, फ्रॉम रिएक्शन मोड टू रेजोल्यूशन मोड। सिर्फ कंप्लेन नहीं करना चाहिए लोकल बॉडीज को स्टेट से, या स्टेट को सेंटर से। आपके पास अगर कोई सोल्यूशन है तो उसको भी वे फॉरवर्ड के रूप में रखना चाहिए। फ्रॉम रिएक्शन मोड टू रेजोल्यूशन मोड। सिर्फ शिकायत ना करें, समाधान भी दें। थर्ड, बैलेंस्ड फेडरलिज्म। जब आप पावर का इक्वल या एडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जो हमारा फेडरलिज्म होगा वो बैलेंस्ड होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि सेंट्रल की तरफ ज्यादा झुका है या स्टेट की तरफ झुका है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कैसे आएगा? जब बैलेंस्ड फेडरलिज्म हो। नेक्स्ट, सब नेशनल डिप्लोमेसी।
स्टेट, हम स्टेट को भी डिप्लोमेसी में शामिल करें, जैसे इसको बोलते हैं हम लोग पैरा डिप्लोमेसी या सब नेशनल डिप्लोमेसी। तो इसमें आपने एक टर्म सुना होगा सिस्टर सिटीज। तो सिस्टर सिटीज में क्या होता है कि जैसे हमारा अहमदाबाद उसने कोबे के साथ कर लिया, कोचीन ने बीजिंग के साथ कर लिया, तो वो आपस में एक देश का शहर दूसरे शहर से जो टाई अप करता है सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, उसको हम बोलते हैं सिस्टर सिटीज या पैरा डिप्लोमेसी या सब नेशनल डिप्लोमेसी। यानी स्टेट की सिटी भी नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी का टूल बन सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच टू डिसेंट्रलाइज्ड एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच। हमारी अप्रोच पहले थी कैसे? सेंट्रलाइज्ड थी, कमांड बेस्ड थी, कंट्रोल्ड बेस्ड थी, यानी केंद्र की तरफ शक्तियां झुकी हुई थी, हर चीज को कमांड कर रहा था और कंट्रोल कर रहा था। जाना कहां है? फ्रॉम दिस अप्रोच टू डिसेंट्रलाइज्ड एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच। फ्रॉम वन साइज फिट्स ऑल टू कहां जाना है? टेलर मेड अप्रोच। हमने क्या कहा? हर जो रीजन होगा उनकी अपने एस्पिरेशंस होंगे, उनके अपने रिसोर्सेज होंगे, उनकी अपनी कैपेसिटी होगी, तो ऐसा सॉल्यूशन सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। सो फ्रॉम वन साइज फिट्स ऑल टू क्या होना चाहिए? टेलर मेड अप्रोच। और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए रीजनल ऑटोनॉमी। तो हमने यहाँ पे देखा था ना, रीजनल ऑटोनॉमी के थ्रू आप टेलर मेड अप्रोच को दे सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट टू इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। भाई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो 112 डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया, वो डिस्ट्रिक्ट थे जो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में पीछे थे। तो कब तक आप इस बात का रोना रोते रहेंगे कि हमको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, हमको ज्यादा इम्यूनिटीज चाहिए क्योंकि हम पिछड़े हैं? इस माइंडसेट से हटिए और एस्पिरेशनल से क्या बन जाइए? दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाइए। नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट एज एनेबलर। जो यूनियन गवर्नमेंट होना चाहिए उसको कंट्रोलर नहीं, इनेबलर होना चाहिए। वो स्टेट सब नेशनल या स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ बॉडी को इंपावर करे ताकि वो अपना काम कम से कम कर सके और दूसरे लोगों को इनेबल करे। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड फेडरलिज्म फ्रॉम इट्स ऑल लेंथ एंड ब्रेड्थ। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।